क्या महाभारत सच में हुई थी? क्या भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सच में एक हिस्टोरिकल फिगर हैं, या फिर ये सिर्फ एक माइथोलॉजी है, किस्से कहानियां हैं? कुछ यूट्यूबर्स का कहना है कि भाई जैसे स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, ठीक है, एक इमेजिनरी फिगर है, इसी तरह से ये इन्होंने कृष्ण को बना दिया है। असल में कोई कृष्ण नहीं थे, असल में कोई भगवान कृष्ण जो है धरती पे अवतार लेकर नहीं आए थे। अच्छा, पता कैसे लगेगा? अब जिन लोगों को शास्त्रों पे विश्वास है, जिन लोगों को साधु संतों की वाणी पे विश्वास है, वो तो मान लेते हैं कि नहीं ये सच है। जिनको विश्वास नहीं है वो सिरे से नकार देते हैं कि नहीं ये झूठ है, माइथोलॉजी है, किस्से कहानियां हैं। और जो बेचारे बीच में अटके हैं, जिनको पूरी तरह से विश्वास भी नहीं है और पूरी तरह से ये झूठ भी नहीं मानते, वो बेचारे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो जहाँ जो पढ़ लेते हैं व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे, इधर उधर, उसी तरह से उनका मन जो है डामाडोल रहता है। तो कायदे से देखा जाए तो इसको, हमारे एक हिस्टोरिकल इतनी बड़ा इतिहास है, इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च होनी चाहिए थी, और कायदे से तो ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था। अच्छे से रिसर्च करके, एविडेंस इकट्ठे करके हमारी ग्लोरियस जो हिस्ट्री है वो लोगों के सामने लेके आनी चाहिए थी। लेकिन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर रहता है कि लोगों के वोट कैसे लिए जाएं। ये बात हम सब जानते हैं। तो कौन हो सकता है वो जो इसके ऊपर रिसर्च करे? कौन है जिसके अंदर वो पागलपन हो, वो पैशन हो कि मैं इस चीज़ को सामने लेके आऊँगा? ऐसे ही एक इंसान के साथ मैंने बात करी। उनका नाम है रमेश चंद्रू। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। इनका जन्म जो है चेन्नई में हुआ था। बचपन से बहुत इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे, अच्छे से पढ़ाई करी, अपनी इंजीनियरिंग करी। एचसीएल में इन्होंने जॉब की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आंखों के सामने पूरा इतना अच्छा कैरियर था। तो एक दिन ये लाइब्रेरी में थे। लाइब्रेरी में उन्होंने देखा कि एक सेल्समैन जो है वो महाभारत बेच रहा है, और जो महाभारत खरीद रहा है उसने कुछ प्रश्न उठाए। उसने बोले तो माइथोलॉजी है, ये है, वो है। और जो बेचारा महाभारत बेच रहा है वही उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। तो ये देख कर ये लोग, ये जो चंद्रू थे, रमेश चंद्रू प्रभु जी, ये एकदम शॉक्ड रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है? हैं? क्या हमारे भगवान श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है? क्या उसको हम साबित ही नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है जो सेल्समैन जो महाभारत बेच रहा है वही इस बात को साबित नहीं कर पा रहा है? इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट करी। बचपन से ही भक्त थे, डिवोटी थे भगवान श्री कृष्ण के। तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में रिसर्च स्टार्ट करी। धीरे धीरे रिसर्च करते करते इतना टाइम इनको इसमें लगने लगा कि इनको लगा कि मैं जॉब के साथ नहीं कर पाऊंगा। अब आगे दो रास्ते थे। पहला रास्ता था जो हम सब ने चूज़ किया है कि अच्छे से अपनी जॉब करो, खूब पैसा कमाओ, विदेशों में जाओ, रुपया पैसा, धन दौलत, यश, सब कुछ कमाओ। और दूसरा ऑप्शन था इन सब चीज़ों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जीवन को समर्पित कर दो। ऐसे ऐसे एविडेंस ढूंढ के लाओ ताकि लोगों को साबित कर सकें कि भगवान श्री कृष्ण कोई माइथोलॉजिकल फिगर नहीं है, ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं है, ये सच में हमारी हिस्ट्री है। इन्होंने अपना पूरा कैरियर, धन दौलत, पैसा, सब कुछ इन्होंने त्याग कर दिया और ये दूसरे रास्ते पर निकल चले। भगवान श्री कृष्ण के एविडेंस को ढूंढने में निकल पड़े। पूरे भारत में अलग अलग जगह गए, काफ़ी सारे एविडेंस इकट्ठे करे। जब जरूरत पड़ी तो बाहर विदेशों में भी गए, जहाँ जहाँ भी इसके एविडेंस थे। श्रीलंका में थे, ऊपर के भारत के कई हिस्से जहाँ जहाँ पे महाभारत से रिलेटेड जो जो जगह हैं, वहाँ जाके इन्होंने एविडेंस इकट्ठे करने शुरू किए। सालों तक रिसर्च करते रहे। उसके बाद इन्होंने 300 से ज़्यादा एविडेंस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जिनको डिनाई करना बहुत मुश्किल है, ऐसे एविडेंस इकट्ठे किए। 1000 से ज़्यादा रेफरेंसेज इकट्ठे किए, जो अलग अलग किताबों में, पुरानी किताबों में, अलग अलग औरों के शास्त्रों में, हिंदुज़म में नहीं, जैसे बुद्धिज़्म के जो शास्त्र हैं, ये अलग अलग शास्त्रों में, वहाँ पे कहाँ कहाँ भगवान के कृष्ण के बारे में महाभारत का जिक्र है, वो सारे इन्होंने रेफरेंसेज इकट्ठे किए। और इन सब को कंपाइल करके उन्होंने किताब निकाली जिसका नाम है महाभारत, मिथ और हिस्ट्री। आप स्क्रीन पे उस किताब की पिक्चर को देख रहे हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। कायदे से हम सबको ये बुक खरीदनी चाहिए ताकि जब भी हमारे सामने कोई ये प्रश्न उठाए, जब भी हमारे सामने कोई ऐसा सवाल खड़े करे कि भगवान कृष्ण तो एक इमेजिनरी फिगर हैं और महाभारत जो एक माइथोलॉजी है, हमारे पास एविडेंस हो, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो उसका वहीं पर मुँह बंद करने के लिए, चाहे वो इंटरनेट हो या हमारे आसपास। कभी भी कोई भी अगर प्रश्न उठाए तो हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वहीं पर उसको जो हम उसका जवाब दे सकें। आने वाली पीढ़ियों को हमें बताना है कि माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, ग्लोरियस हिस्ट्री है। तो इन्हीं रमेश प्रभु जी के साथ मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, काफ़ी सारे प्रश्न इनसे पूछे उस पॉडकास्ट में, इसी पे आधारित कि हम कैसे कह सकते हैं कि महाभारत सच है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें शेयर करी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है हम सबको काफ़ी कुछ लर्न करने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, आज हमारे साथ हैं रमेश प्रभु, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट समय निकालकर बहुत मेहनत का काम किया है। एक्चुअली महाभारत के ऊपर रिसर्च करना ये सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट काम भी है।
अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर एक एक अलग-अलग जगह पर जाकर ऐसे-ऐसे एविडेंस इकट्ठे करना, 5000 साल पुरानी जो बात हो चुकी है, ये आसान काम नहीं है। तो आज हमारे साथ रमेश प्रभु जी हैं, जिन्होंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी है, बहुत मेहनत करी है और मैं उनसे उनकी रिसर्च के बारे में बात करने वाला हूँ और इस रिसर्च को उन्होंने एक किताब की फॉर्म में लिखा है, जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और पहले भी मैंने आपको दिखाया है। इस किताब का लिंक जो है मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दूँगा। बाद में भी इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं रमेश प्रभु जी से। थैंक यू सो मच रमेश प्रभु, आपने अपने कीमती समय निकाला इस पॉडकास्ट में आने के लिए, मैं बहुत-बहुत आपका आभारी हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू प्रभु। सो प्रभु, बात यहाँ से करते हैं कि आप जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे महाभारत की हिस्ट्री के ऊपर, आपको अलग-अलग कुछ-कुछ एविडेंस मिले। शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहता हूँ कि कौन से वो एविडेंस थे जिसको देख के एकदम से आपको लगा यस, दिस इज आई वाज लुकिंग फॉर, दिस इज समथिंग, कि जो एकदम स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उससे बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आती है कि हाँ, महाभारत हुई थी। तो ऐसे कौन-कौन से एविडेंस हैं, आप क्या उनको बता सकते हैं? ऐसे एक या दो एविडेंस तो नहीं है, बहुत सारे हैं। हुँ, तो पहला वाला अगर मैं देखूंगा, मैं श्रीलंका में कुछ टाइम था, हुँ, तो वहां पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसने मुझे बताया था कि महाभारत जो है वो आपके महाभारत जो है इट इज मेंशन्ड इन आवर बुद्धिस्ट लिटरेचर। मुझे वो शॉक हुआ था कि ये किससे पॉसिबल है, महाभारत को आप मानते हैं? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो दैट वाज अ बिग शॉक। मैं सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, बिकॉज इंडिया में जो चलता है जय भीम जो नैरेटिव चलता है, तो उसके हिसाब से महाभारत का और बुद्धिज्म का तो कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए, कृष्णा एंड बुद्धिज्म का कोई संबंध भी नहीं होना नहीं चाहिए। तो जब मैंने ये चीज देखा तो मुझे बिग शॉक फॉर मी। मैंने पूछा कि कहाँ से बात कर रही हो, क्या एविडेंस है आपके पास? बस। तो उन्होंने बोला कि हमारी किताब है, उसका नाम है जातका, राइट, द बुद्धिस्ट जातकास, तो बहुत फेमस है, 500 से भी ज्यादा बुक्स है और द स्टोरीज है जातकास। तो इन जातकास में, बहुत सारे जातकास में कौरवों का वर्णन है या पांडवों का वर्णन है या भगवान कृष्ण का वर्णन है। तो ये सब जब डेटा वो बता रहे थे, मुझे बिग शॉक फॉर मी। मैं सोचा अगर बुद्धिस्ट लोग इसको मान रहे हैं तो सच में ये बहुत ही पुराना होना चाहिए, बिकॉज वो जो किताबें हैं जातका 2400 साल पुरानी या 2300 उस पीरियड के थे। तो अगर उसमें महाभारत का वर्णन है, तो सच में ये चीज बहुत ही पुराना है। तो तब मैं निकला रिसर्च करने के लिए। तो जहाँ जहाँ पे मैं रिसर्च करना शुरू किया, एविडेंस मिलते रहे, डेटा मिलता रहा। और एक्चुअली ये जो फीलिंग है, ये अमेजिंग डेटा है, ये माइंड ब्लोइंग डेटा है, ये तो मुझे हर क्षण में मिल रहा था। मेरे किताब अमेजिंग। में जैसे आप देखेंगे, जैसे मेरे किताब में देखेंगे 13 चैप्टर है। एक एक चैप्टर में जब मैं काम कर रहा हूँ मुझे वो फीलिंग आ रहा था कि वाह ये भी अमेजिंग है, ये भी है। अच्छा। तो इसमें देखा जाए तो ये बहुत ही एक स्पेशल फीलिंग है जब भगवान के रिलेटेड में, कृष्ण के रिलेटेड में हम जब एविडेंस से डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत ही स्पेशल फीलिंग होता तो ऐसा एक नहीं, ऐसे कई सारे एविडेंस है और जैसे आपने बताया कि बुद्धिज्म की 2500 लगभग साल पुरानी जो किताबें हैं, उन किताबों में महाभारत मेंशन है। तो ये एक डायरेक्ट प्रूफ मिलता है कि यानी कि बुद्धिज्म से पहले जो है भगवान कृष्ण आए थे और महाभारत हुई थी। तो ये जो आजकल के हमारे कथाकथित मॉडर्न बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म के जिन सब चीज़ों को डिनाई करते हैं, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो प्रभु, इसके आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी तो होने चाहिए। इतना बड़ा इवेंट हो गया जिसमें लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, कुरुक्षेत्र में इतना भयानक युद्ध हुआ। तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस में रिसर्च कहाँ तक पहुंची है और क्या क्या एविडेंस है हमारे पास? है। आर्कियोलॉजी अगर हम देखेंगे, महाभारत का जो किंगडम्स है, तो जो राज्य महाभारत में लड़े थे, इट इज अराउंड मोर देन 70, मतलब 70 से भी ज्यादा राज्य महाभारत वॉर में लड़े। करेक्ट। बट जो महाभारत रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे कुरुक्षेत्र, जैसे आप ले सकते हैं इंद्रप्रस्थ, मथुरा, द्वारका, उसमें जितना एक्सकवेशन होना चाहिए नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। फॉर एग्जाम्पल, भारत का ही ऐसा हाल है कि भारत में ज्यादातर एक्सकवेशन नहीं हुआ है, जितना वो होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जितना भारत का पोटेंशियल है उसमें से सिर्फ 90% और बाकी है, सिर्फ 10% एक्सकवेशन हुआ है। ये अमेरिकन ओके। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि मतलब अगर आप भारत का पूरा पोटेंशियल देखेंगे आर्कियोलॉजी में, पुरातत्व में, उसमें से सिर्फ हार्डली 10% एक्सकवेट हुआ है। तो पोटेंशियल बहुत है, पॉइंट नंबर 2, क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं? यस, देयर आर इंडिकेशंस फॉर महाभारत एविडेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल द्वारका में जब उन्होंने पानी के अंदर डॉक्टर एस आर राव की टीम ने रिसर्च किया था, तो उन्होंने पाया था कि अंदर एक सिटी है एंड उसके बहुत सारे शेल्स मिले हैं, राइट। जैसे महाकच्छप नाम का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, राइट, जो ये बताता है कि समुद्र देवता आपकी हम
वंदना कर रहे हैं महातपस्या। सो ये 3,500 साल से भी ज्यादा पुराना, तो ऐसे एविडेंसेस लीड्स बहुत सारी जगह पे मिले हैं। और भारत में ऐसा है कि कुछ काम शुरू होता है फिर वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। सो अगर मैं इसमें ज्यादा बात करूंगा मेरे को पॉलिटिकल देखा जाए तो मैं इस पे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो द पॉइंट हियर इज कि ये चीज है भारत में कि चीजें हाथ लगाया जाता है, थोड़ा बहुत करते हैं फिर छोड़ देते हैं। जितना उसको करना चाहिए, डॉक्टर एस आर राव भी चाहते थे कि इसमें बहुत सारा काम हो, बट वो नहीं। बट एक अमेजिंग एविडेंस मिला है जो महाभारत रिलेटेड साइट्स में 2800 साल पुराना एक आर्सेनिक का कोटेड वेपन्स मिले हैं, जो ये प्रूव करता है कि महाभारत रिलेटेड टेक्नोलॉजी वहां पे था, क्योंकि महाभारत में भी ऐसे वेपन्स का वर्णन की आर्सेनिक कोटेड वेपन्स यूज होते हैं। तो जो वेपन्स आप बता रहे हो प्रभु जी मिले हैं, ये कितने पुराने हैं ये लगभग? ये अराउंड 2800 BC के पीरियड के हैं। सो अच्छा। अगर आप देख सकते हैं 4800 years old, राइट। सो दिस पॉइंट ये बता रहा हूँ कि पोटेंशियल बहुत है इंडिया में आर्कियोलॉजी रिसर्च, और यहाँ पे एक्सकवेशन जितना होना चाहिए वहाँ पे उतना नहीं है। और एक पॉपुलेशन है, पीपल ओवर पावरिंग द आर्कियोलॉजिकल साइट्स, वो अपना घर बना देते हैं वहाँ पे, या उसके ऊपर कोई इलीगल स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। नहीं जो फॉरेन इन्वेडर आया है उसने कुछ बना दिया होगा उस पे, तो वो अभी हिल नहीं सकता है। इससे बहुत प्रॉब्लम्स है तो भारत में ऐसे बहुत। कुरुक्षेत्र में इसके क्या अपडेट्स हैं प्रभु जी? क्योंकि कुरुक्षेत्र को हम महाभारत कुरुक्षेत्र में ऐसा हम्म, है, कुरुक्षेत्र में ऐसा है कि कुरुक्षेत्र का जो लैंड है, जनरली हम सोचते हैं कि महाभारत वॉर जो है इट हम्म, हैपेंड इन कुरुक्षेत्र सिटी। आज का जो कुरुक्षेत्र सिटी है, जो म्युनिसिपल सिटी है, उसके लिमिट्स में महाभारत वॉर हुआ था, ये हमारा एजम्पशन है। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि कुरुक्षेत्र सिटी के अंदर महाभारत वॉर हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर महाभारत एक जगह पे लड़ रहा है, उससे 30 किलोमीटर दूर और एक वॉरियर लड़ रहा है, ये महाभारत में ये चीज है, राइट। तो द्रोणा फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे लड़ रहे हैं, and, और एक वॉरियर और एक जगह पे लड़ रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा था। सो अराउंड 25-30 किलोमीटर तो मैंने देखा है डिस्टेंस है दो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। तो ये सिटी के अंदर आने का पॉसिबल नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता है कि महाभारत वॉर सिटी के अंदर हुआ, कुरुक्षेत्र सिटी के अंदर हुआ था, ये ऐसे पॉसिबल नहीं। कुरुक्षेत्र सिटी एंड द एंटायर सराउंडिंग एरिया जो था, उस एंटायर रीजन में महाभारत वॉर हुआ है, नॉट जस्ट द सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र। तो नाउ विद आज रिगार्ड्स इसको टू द एक्सकवेशंस, कुरुक्षेत्र जो है, हाँ मैं बस ये पॉइंट कंप्लीट कर रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र जो है इट इज कम से कम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट्स है बहुत वहाँ पे मिलता है, मतलब जो सिंधु हम्म, सरस्वती सभ्यता है उसकी जो साइट्स है वहाँ पे मिले हैं, जो करीब 4000 साल या उससे भी पुराने साइट्स मिले हैं। बट द पॉइंट इज अगेन, भारत में ऐसा है कि पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली। जैसे कुरुक्षेत्र सिटी में एक एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिला है जो लेट इंडस वैली पीरियड में आता है, लेट लेट हड़प्पन पीरियड जिसको बोलते हैं। वो करीब 4000 साल या उससे थोड़ा ज्यादा उस पीरियड में उस ब्रैकेट में आता है, जहाँ पे कॉपर स्मेल्टिंग साइट है, तो कॉपर का स्मेल्टिंग होता है। ऐसे बहुत से जैसे है ना, जैसे कोई क्रिमिनल है उसको आप ढूंढ रहे हैं, या कोई खजाना आप ढूंढ रहे हैं, तो क्लूज मिलता है बहुत सारा, पर आप परस्यू नहीं कर रहे हैं उसको। ऐसे हम्म। ही है भारत में आर्कियोलॉजी का ऐसा हाल है। एंड रिगार्डिंग कुरुक्षेत्र, बहुत सारे एविडेंसेस मिलने को हैं बट नहीं मिले हैं, और एविडेंसेस नहीं भी मिल सकते हैं वहां पे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि क्या है, महाभारत वॉर के एंड में जो जो वॉरियर्स बचे सुचे थे, डेड बॉडीज थे, सबको एक ही जगह पे लेके आया गया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया। सब अच्छा। राख बन गए बेसिकली। ये अच्छा। महाभारत में ही है इसका वर्णन, युधिष्ठिर महाराज ने सबका अंतिम संस्कार कर दिया। तो उनका वैसे भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलने को नहीं है, पॉइंट नंबर 2। एंड तो कुछ मिल सकता है वो है चैरियट्स या वेपन्स वगैरह, वो मिल सकता है। बट अगेन द एंटायर एरिया नीड्स टू बी स्कैन। भारत में ऐसा है कि वर्टिकल एक्सकवेशन होता है, मतलब दो टाइप के एक्सकवेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस आप लॉन्ग बड़े एरिया को सेलेक्ट करके पूरा एक्सकवेट करेंगे। वर्टिकल मींस आप एक एरिया सेलेक्ट करेंगे उसमें करेंगे, या दो तीन एरिया सेलेक्ट करके उसको बीच में जाएंगे, वर्टिकल जाएंगे, और नहीं मिला तो फिर नहीं है वो। तो भारत में ज्यादातर ये हुआ है रिलेटेड टू महाभारत का सीरीज। और उसके लिए बहुत ऑफ कोर्स फंडिंग चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए गवर्नमेंट का, बहुत सारी चीजें चाहिए जो फिलहाल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की फिलहाल प्रायोरिटी नहीं है। ओके। अच्छा प्रभु, एक एक और बात होती है कि जैसे आपने बताया कि 70 अलग अलग जो उस वक्त के राजा थे अलग अलग लोकेशंस पे,
वो इन्वॉल्व थे महाभारत में, उनका वर्णन है। तो क्या हम इनको ज्योग्राफिकल लोकेशंस को क्या हम ट्रैक कर सकते हैं? क्या हम मतलब वो जो लोकेशंस उसमें बताई हैं, जो भी राज्य जिनके राजा लड़े थे, क्या वो एक्चुअली में ट्रेसेबल हैं? यस, बिल्कुल ट्रेसेबल है। जैसे फॉर ओके। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, कुरुक्षेत्र का ज्योग्राफी है अराउंड हरियाणा, दिल्ली तक, दिल्ली से थोड़े नीचे तक कुरुक्षेत्र था। तो दैट इज ट्रेसेबल बिकॉज कुरु का शब्द, कुरु शब्द जो है बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में है, बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी है कुरुक्षेत्र, कुरु राज्य, इंद्रप्रस्थ का वर्णन है। देन मथुरा का आ जाएंगे तो वो था शूरसेन राज्य, महाभारत के पीरियड में वो था शूरसेन राज्य, शूरसेन जनपद बोलते हैं। तो शूरसेन शब्द जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी है। 2300 साल पुराने बुद्धिस्ट लिटरेचर जो, सॉरी 2300 साल पुरानी ग्रीक लिटरेचर, 2300 साल पुराने जो ग्रीक ट्रैवलर्स आए थे भारत के अंदर, वो लोग रेफर कर रहे हैं ऑफ द शूरसेन जनपद। तो अपनी किताब में लिखते हैं शौर से नॉय, शौर से नॉय जनपद। बेसिकली शौर से नॉय लोगों का वर्णन है, शूर से लोगों का वर्णन है। तो ऐसे एक एक जनपद का अगर आप ट्रैक करेंगे, अफगानिस्तान में चले जाइए, अफगानिस्तान में गंधार, गंधार कहाँ से आता है? राइट, गंधार इज कमिंग फ्रॉम द वेद। करेक्ट। गंधार जनपद वो इवेंचुअली बन जाता है कांदाहार। हम्म। कांदाहार हाईजैकिंग सबको फेमस है, बट कांदाहार का नाम कहाँ से आया लोग लोग जानते नहीं है। कांदाहार नाम जो है इट कम्स फ्रॉम गंधारा, एंड गंधार से आई थी गांधारी। तो उसका भी हिस्टोरिकल रेफरेंस इतना स्ट्रॉन्ग है। और वहीं पे सिक्के भी मिले हैं, कृष्ण बलराम के सिक्के मिले हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए अच्छा। कृष्ण बलराम के सिक्के मिले हैं अफगानिस्तान से, जो गंधार जनपद माना जाएगा। तो वहां पे कृष्ण और बलराम की वो बहुत रेवर्ड माना जाता था। नहीं तो सिक्के में कैसे आएंगे? अगर कोई व्यक्ति सिक्के में आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी इंपॉर्टेंस बहुत थी इम्पोर्टेंस उस रही होगी। period में। करेक्ट। वैसे हर एक एरिया में अगर आप ट्रेस करेंगे, तो महाभारत के 70 से ज्यादा जो किंगडम्स है, हर एक एरिया को अगर आप ट्रेस करेंगे, आप ये देखेंगे कि इधर वो साइड अनटच्ड है, राइट, जो सिटी था, मेन किंगडम जो मेन सिटी था, इधर इट इज अनटच्ड, और इट हैज बीन ओवरपावर्ड बाय कंस्ट्रक्शन, और अभी भी लोग उसके ऊपर रह रहे हैं लाइक अ कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। तो उसको एक्सकैवेट करना ज्यादा मुश्किल है या हुआ नहीं। ये है भारत का। प्रभु जी, जो सिक्के आपने बताया, मैं बहुत फैसिनेटेड हो गया देख के कि मतलब कंधार में जो है भगवान, तो उन सिक्कों पे प्रॉपर लिखा हुआ है कृष्ण, मतलब नाम भी लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे वॉरियर तो फिर कोई और भी हो सकता है वरना। देखिए, इन रिसर्च में हम एक एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं आइकोनोग्राफी। ओके। आइकोनोग्राफी मींस आइकॉन्स, मतलब जो फॉर्म्स है उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये जो आइकोनोग्राफी सब्जेक्ट है, इसमें क्लियर है कि भगवान कृष्ण ही है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा, हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक्चुअली कृष्णा, हम्म। उनके हाथ में चक्र है, और एक हाथ में उन्होंने कमंडलू पकड़ के रखा है। और ये जो है, और पास में लिखा है वासुदेव, यहाँ पे जो लिखा है अच्छा, वासुदेव वासुदेव लिखा लिखा है है, तो एकदम क्लियर है फिर। वासुदेव लिखा है। हाँ जी। और एक सिक्का भी मिला है उसी के पास जो मिला था, उसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है संकर्षणा, ओके। संकर्षणा लिखा है, और हाथ में हल है, हल। अभी बताइए, हल हल पकड़ने वाले संकर्षण और कोई है क्या इतिहास ये तो मजा आ गया में? सिक्के देख के और मेरे चक्र पकड़े हुए, को। चक्र पकड़े हुए वासुदेव और कोई है क्या? और कोई नहीं है। और कोई तो हिस्टोरिकल ये फिगर ऐसे नहीं क्लियरली है। वासुदेव बलराम, मतलब कृष्ण बलराम के सिक्के मिले हैं। तो कृष्ण बलराम, आज हम वृंदावन में मंदिर है कृष्ण बलराम का, पर कृष्ण बलराम की पूजा अफगानिस्तान तक होती थी। वो जो भारत इतना बड़ा था, अभी खंडित भारत है। और किस लोग रूप में जनरली होती थी अखंड भारत कि? की बात करते हैं, तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अखंड भारत की बात करेंगे, पहले खंडित भारत का समझो कितना खंडित हो चुका है, तब अखंड भारत की बात, दैट कैन बी लेटर डिस्कशन। और किस रूप में होते थे कि उनके नाम के सिक्के तक चला दिया? ऐसा नहीं कि बस लोग जानते थे कृष्ण को, मतलब सिक्के थे उनके नाम के, विच इज इटसेल्फ इज वेरी प्रोमिनेंट। अमेजिंग। तो ऐसे प्रभु, हाँ, जैसे जैसे भी सिक्के हैं, ये कहाँ पे प्रिजर्व करे गए हैं, मतलब कहाँ रखा गया इन सिक्कों को? जैसे डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स में, म्यूजियम्स में वगैरह प्रिजर्व किया जाता है। बहुत सारी जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली फॉरेन म्यूजियम्स में जाके सेट हो चुके हैं। अच्छा। right? तो जो और हमारे कोलोनियल्स आए थे यहाँ पे, कोई। तो ये प्रभु, मुझे स्पेसिफिकली जो सिक्के हैं इससे मैं बहुत ज्यादा, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि मतलब सिक्के हैं, उसमें भगवान कृष्ण की जो है साफ साफ इमेज है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वासुदेव। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस है। और भी इस तरह के कुछ एविडेंसेस हैं क्या जो? जैसे सिक्के हैं, उसके अलावा इंस्क्रिप्शंस हैं। हम्म। इंस्क्रिप्शन समझे एक पुराना वॉल जैसा है, अगर एक वॉल है पुराना मंदिर का या कोई पैलेस का, ऐसे वॉल में लिखा होगा
पत्थर से उन्होंने लिखा होगा, कोई डेटा लिखा होगा, कोई श्लोक लिखा होगा, कोई राजा के बारे में लिखा होगा। तो हाँ। ऐसे इंस्क्रिप्शंस में भी भगवान का नाम है, या अर्जुन का नाम है, भीम का नाम, युधिष्ठिर, कर्ण वगैरह इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, सो मेनी इंस्क्रिप्शन जहाँ पे इनका रेफरेंस है। ठीक है, उसके अलावा देयर इज रेफरेंसेस इन केव पेंटिंग्स, जो एंशिएंट केव पेंटिंग्स है। अगर मैं आपको एक फैसिनेटिंग केव पेंटिंग दिखाऊं, हम्म। दुनिया का सबसे पुराना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये देखिए, उस टाइप का एक अरे वाह। है। अच्छा। ऑफकोर्स कुछ लोग इसको सुभद्रा नहीं मानते हैं, दे बिलीव दैट इट्स अ डिफरेंट पर्सनालिटी नेम एक नाम सा, बट एनीवे सिमिलर टू जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कॉन्सेप्ट। तो कृष्ण यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाथ में इन्होंने चक्र लिया है और इनके हाथ में हल है, राइट। सो ये जो है 2300 या 2400 साल पुराना है, मध्य प्रदेश में मिला है, राइट। इसका पीरियड है अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी, और लोकेशन है मध्य प्रदेश में टिकला। टिकला नाम का एक शहर है, टिकला रॉक आर्ट। जैसे बहुत सारे रॉक आर्ट्स मिले हैं जिसको हम पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं, तो रॉक आर्ट्स मिले हैं। उसके अलावा एंशिएंट स्टैचूज मिले हैं जो हजारों साल पुराने जा रहे हैं। और फॉरेन ट्रैवलर जो भारत के अंदर आए हैं, चाहे वो हम्म। ग्रीक्स हो, चाहे वो इवन मुस्लिम ट्रैवलर्स हो, उन्होंने भी महाभारत के रेफरेंस दिए हैं। सोच के देखिए, इवन किसी ने भी महाभारत को मिथोलॉजी बोला नहीं है। इतने सारे एविडेंसेस है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, राइट, सिक्के हैं और इंस्क्रिप्शंस है, केव पेंटिंग्स है, राइट, और स्टैचूज मिले हैं, डेटीज या स्टैचूज, स्टैचूज कहाँ पे राइट। मिले उसके हैं? अलावा पूरे इंडिया में, पूरे अच्छा। इंडिया में देयर आर एंशिएंट स्टैचूज फाउंड। मेनली जो मथुरा एरिया है उसमें बहुत सारे स्टैचूज। आपको पीरियड डिफरेंट है, इस स्टैचू का ज्यादा पीरियड है, उस स्टैचू का थोड़ा रिसेंट है, बट इनका जो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट रहा है, इट इज कंटिन्यूअस, हजारों साल से आ रहा है। वेदों में रेफरेंस है, वेदों में देयर इज रेफरेंस टू देवकी पुत्र कृष्णा, कुरु वंश का वर्णन है, धृतराष्ट्र जो कुरु राजा थे उनका वर्णन है, राइट। और देवकी शंतनु जो कौरवों के एंसेस्टर्स थे, पांडव कौरवों के एंसेस्टर्स थे, देवकी शंतनु, उनका वर्णन है वेदों में। तो अच्छा, आप वेदों में बताइए। मरना। और अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत हाँ, सारे लोग हाँ, तो वेदों बोलते हैं कि वेदों में जो है महाभारत के बारे में कुछ मेंशन नहीं, तो आई एम वेरी सी हैप्पी टू नो वेद, अबाउट। वेद महाभारत पीरियड तक टच करता है, बट महाभारत वॉर को टच नहीं करता। ठीक है, बट महाभारत पीरियड रेफरेंस तक है आ रहा है, एटलीस्ट वहां पे। हाँ हाँ। यस, धृतराष्ट्र तक आ रहा है, हम्म। राइट। धृतराष्ट्र के बाद का देखिए, धृतराष्ट्र तक आ चुका है वेद में, और महाभारत जो है धृतराष्ट्र के पहले, धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के बाद के पीरियड को वर्णन कर रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा इंटरसेक्शन है। तो वेदों में वर्णन है, सिक्के, इतने सारे एविडेंसेस हैं, और फॉरेन में भी जैसे इतने सारे देश है, वहां पे भी इसका इम्पैक्ट था ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स। आर्मेनिया एक कंट्री है जो आज क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पे 2000 साल पुराना कृष्ण मंदिर था, मे बी और भी ज्यादा पुराना था, बट 2000 साल पुराना कृष्ण मंदिर था, जो वहां पे पहले सेंट ग्रेगोरी, नॉट सो सेंट ग्रेगोरी, तो वो जब पहली बार आ रहा है, उसने पूरा वो मंदिर को डेमोलिश किया, तो वहां पे पहला चर्च हुई थी। तो आर्मीनिया, पाकिस्तान को तो हमें हिस्ट्री पता ही है। पाकिस्तान जो है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल किंगडम्स। महाभारत पीरियड में अराउंड 7 से 10 किंगडम जो थे, वो आज का पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब वो उसका हिस्टोरिकल आइडेंटिटी नहीं है, इट इज अ क्रिएटेड नेशन, राइट। अफगानिस्तान जो है वो गंधार, वो तो मैंने पहले ही बताया। ईरान जो था, वहां पे भी कुछ जनपद थे महाभारत पीरियड के। मतलब आप सोच के देखिए, इतना बड़ा लैंड जो है, ज्योग्राफिकल एविडेंस भी है, नाम में भी है। तो स्थान जो है, इट्स संस्कृत वर्ड, स्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो उनके लैंग्वेज में नहीं है। तो हर हर जगह पे आप कल्चरल देखिए, नेम इट, नॉमेनक्लेचर, नाम रखने में देखिए, इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर, जहां कहाँ आप देखेंगे, तक्षशिला है, पाकिस्तान में तक्षशिला है। करेक्ट। तक्षशिला नाम वो इवेंचुअली तक्षशिला बन गया। तक्षशिला कहाँ से आया? तक्षशिला से आया। हम्म। तक्षशिला जो शब्द है वो तक्षशिला से आया। तक्षशिला पे वहां पे जन्मेजय महाराज ने वो यज्ञ किया था तक्ष को मारने का। सो यू कैन नॉट डिसरिगार्ड द हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ऑफ द महाभारत। हजारों साल से इसका इम्पैक्ट, आप कोई भी हिस्टोरिकल फील्ड आप रिसर्च करेंगे, डेफिनेटली अगर आपको महाभारत के एविडेंस मिले होंगे या मिल सकते हैं, तो इट्स मैसिव। और ये सारे एविडेंसेस आपने अपनी बुक में मेंशन किए, राइट? देखिए, सारे तो एविडेंसेस कोई नहीं कर सकता है, बस इतने हर सारे हैं। हर हर कोई पूरा डेटा कलेक्ट करके एक व्यक्ति करेगा, वो तो इम्पॉसिबल है। बट मैंने बहुत सारे किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिक्के, जैसे मैंने बताया था, सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, केव पेंटिंग्स, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट, जैन,
और एंशियंट तमिल लिटरेचर पे भी मैंने बहुत सारा काम किया, वहाँ पे जो जो रेफरेंसेस है, ग्रीक लिटरेचर क्या क्या रेफरेंसेस है, जो 2000 साल पुराने ग्रीक लिटरेचर है, और मुस्लिम सोर्सेस में वहाँ पे भी महाभारत का कृष्ण का वर्णन है, राइट। उसके अलावा जो जनपद थे, महाभारत जनपद थे, उनका क्या हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि महाभारत काल में वॉर हुआ था, उसके बाद बुद्धिज्म आ रहा है, बुद्धिज्म वो किंगडम्स का रेफरेंस दे रहा है, ये राज्य थे, कुरु राज्य था, या शूरसेन राज्य था, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी उन राज्यों को जान रहा है, और इन अदर वर्ड्स बुद्धिस्ट बुक्स ये बता रहे हैं कि ये राज्य सच में थे, इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि महाभारत झूठ नहीं हो सकता है, हम्म। राइट। सो ऐसे ऐसे मोर देन 10 एकेडमिक डिसिप्लिन से मैंने डेटा कलेक्ट किया और एक किताब में कंपाइल किया, इसमें 300 से भी ज्यादा एविडेंस, बैक्ड अप बाय 1000 से ज्यादा रेफरेंसेस मैंने दिया है, 300 एविडेंस। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। एक प्रभु, एक बहुत बार बार प्रश्न ये उठता है कि महाभारत जो है वो एग्जैक्टली हुई कब थी, क्योंकि अलग अलग एविडेंस हैं, अलग अलग तरीके से लोग उसको देखते हैं। जो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस हैं, कई बार वो बोलते हैं कि नहीं ये 2000, 3000 या 7000, या अलग अलग टाइमिंग जो है लोग देते हैं। हमारे आचार्य 5000 साल बताते हैं। तो हम कैसे इस चीज को निर्धारित कर सकते हैं कि एग्जैक्टली महाभारत अगर हुई थी तो कब हुई थी? राइट, तो रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि देयर इज डिफरेंस अमंग एंशिएंट स्कॉलर्स इटसेल्फ, राइट। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट तो एस्ट्रोनॉमी का थ्योरी बता रहे हैं, तो उसको ब्रह्मगुप्ता रिजेक्ट करेंगे, ब्रह्मगुप्ता कुछ बताएंगे तो वो ललाचार्य या भास्कराचार्य उसको अप्रोच करेंगे, तो ये एस्ट्रोनॉमी का डिफरेंस बहुत रहा, पॉइंट नंबर 1 पहले ये समझने की जरूरत है। और एस्ट्रोनॉमी का डिफरेंसेस इवन आज के सॉफ्टवेयर में भी है, बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, आज के जो महाभारत का डेटिंग करने वाले रिसर्चर्स हैं, उनका मेथोडोलॉजी क्या है। महाभारत पुस्तक मेरे हाथ में है, उसमें लिखा होगा कि भगवान कृष्ण निकल रहे हैं फॉर पीस मिशन, आपको पता है ना, भगवान पीस मिशन के लिए करेक्ट। निकले थे कि शांति दूत बन के गए थे। शांति दूत बन के गए थे, हम्म। दुर्योधन को बोलते कि भाई छोड़ दो, हम्म। यू नो, आधा दे दो, फिर अल्टीमेटली वो बोलते हैं कि 5 गांव दे दो, हम्म। 5 दे दो और हम छोड़ दें। तो ये भी दुर्योधन भी उस पीरियड में जियो पॉलिटिक्स देख रहा था कि 5 गांव का लोकेशन कैसा है, दे विल लॉक मी दिस वे, ऑफ कोर्स वो जियो पॉलिटिक्स में जाता है, महाभारत जियो पॉलिटिक्स में उस पर नहीं जा रहा, वो आइडिया बता। तो बट द पॉइंट हियर इज कि जब कृष्ण निकलते हैं फॉर पीस मिशन, वहां पे उनको उनका जो विजुअल्स है, तो वो देख पा रहे हैं कि ये प्लैनेट्स है, ये स्टार है वगैरह, वो विजुअल्स को ये क्या करते हैं, एज्यूम करके उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर में डालते हैं, एंड उसके बेसिस पे ऐसा फॉर्मेशन कहाँ 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 पे आया है, किस किस डेट में वो फॉर्मेशन हुआ है, उसके बेसिस पे महाभारत इसी डेट पे हुआ होगा, ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग, आज का जो अप्रोच। बट द पॉइंट हियर इज, फॉर एग्जांपल एक फेमस रिसर्चर है जिनका नाम है नरहरि आशु, जिनका बहुत बड़ा फॉलोइंग था, 3067 बीसी, तो 3067 बीसी का ईयर है महाभारत का वॉर, तो वो प्रपोज कर रहे हैं कि महाभारत किस साल को। तो मैंने क्या किया, उनके रिसर्च से मैंने एक पर्टिकुलर एक डेटा निकाला, जैसे 26 सितंबर, ये स्काई मैप उन्होंने दिया है, हम्म। 26 सितंबर 3067 बीसी, तो उस डेट का स्काई मैप उन्होंने दिया है थ्रू वन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर डेट है, राइट, 26 सितंबर 3067 बीसी, तो हम इस डेट को हमने दूसरे सॉफ्टवेयर में डाला, स्टेलेरियम में, और स्काई मैप डिफरेंट है। सो दोनों बहुत ही रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर हैं, दोनों साइंटिफिक कम्युनिटी में दोनों की मान्यता है, बट दे डिफर विद ईच अदर। ऑफकोर्स मैं और डीप में जा सकता हूँ कि इसमें क्या फॉर्मेशन था, जैसे यहाँ पे उन्होंने जो दिखाया था उसमें रेवती नक्षत्र एंड मून पास में थे, मैंने एक सॉफ्टवेयर में डाला था तो उसमें बिल्कुल रेवती के कहीं भी पास में मून दिखाई नहीं दे रही, रेवती इज कॉल्ड जेटा बेसिन, जेटा बेसिन के बिल्कुल किसी भी पास में मून नहीं दिख रहे। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि सॉफ्टवेयर के बीच में भी देयर आर डिफरेंसेस। तो ऐसे एक डिफरेंट पोटेंशियल, मतलब जहां पे देयर इज नो यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, तो उस पर्टिकुलर डेटा को हम ले नहीं सकते। एंड एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर में एक बहुत आर्कियो एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो इसमें सबसे फेमस एक है वॉयेजर नाम का। तो वॉयेजर सॉफ्टवेयर के जो बनाने वाले हैं, उनके वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है बियॉन्ड 500 बीसी
10% से ज्यादा अनसर्टेनिटीज हो सकते हैं। 10% बहुत बड़ा होता है, आप इतना पीछे जाएंगे, 10% इज अ लॉट ऑफ यू नो इनकंसिस्टेंसीज। तो अभी एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे जो डेटिंग है उसपे वी कैन नॉट रिलाई ऑन इट फुली, दैट्स माय पॉइंट। सो क्या है हमारे पास डेटा, तो सबसे जो पोटेंशियल डेटा है वो है इंस्क्रिप्शंस, अच्छा। जिसको हम स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं एपिग्राफ। तो इंस्क्रिप्शंस में क्या बताया गया है कि महाभारत हुआ था 3101 BCE, ठीक है, महाभारत जिस साल हुआ था, और उसी साल कलयुग शुरू हो गया, और उसी साल युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, युधिष्ठिर शका। हम्म। तो मतलब महाभारत वॉर हो रहा है, ठीक है, उसके 36 ईयर में कृष्णा डिपार्ट हुए हैं, तो वो कलयुग का 36 ईयर है। और महाभारत वॉर जिस साल हुआ था उसी साल युधिष्ठिर महाराज राजा बन रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज युधिष्ठिर शका। ये तीनों इंस्क्रिप्शंस में है, इंस्क्रिप्शंस में है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी राइटर्स ने भी ये डेट को दिया है कि हाँ इसी डेट पे कलयुग शुरू हुआ है, या किसी एंशिएंट राइटर ने दिया था, राइट। तो ऐसे मल्टीपल रेफरेंसेस है इंस्क्रिप्शन लिटरेचर वगैरह, और इसी पर्टिकुलर डेट को पॉइंट करते हैं कि 3101 BC में महाभारत वॉर हुआ है, 3101 BC में कलयुग शुरू हुआ है, और 3101 BC में युधिष्ठिर महाराज राजा बन रहे हैं। बट हमारे वैष्णव सर्कल्स में जनरली एक अंडरस्टैंडिंग है कि कलयुग शुरू हुआ था विद द डिपार्चर ऑफ कृष्ण, कृष्णा। नॉट विद द एंड ऑफ महाभारत वॉर, राइट। बट यहाँ पे आप एक रेफरेंस अगर आप देखेंगे, स्कंद पुराण में एक रेफरेंस है जो मैंने अपनी किताब में दी है, स्कंद पुराण में क्लियरली बताया गया है कि जो यादव सिविल वॉर है, मतलब हम्म। यादव सिविल वॉर हुआ था, यादव के बीच में एक दूसरे लड़ाई को हो गई मार थी। के दे ऑल डिपार्टेड। यादव सिविल वॉर कलयुग के 36 ईयर में हुआ है करके ये रेफरेंस स्कंद पुराण में। मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि जो शास्त्रों में है कि भगवान डिपार्ट हो गए, मतलब भगवान जब तक थे कलयुग आ नहीं पाया, वो सच है। पर जो कलयुग इफेक्ट नहीं कर पा रहा था, कलयुग हिस्टोरिकल कलयुग शुरू हो गया था, टेक्निकल इशू हो ऐतिहासिक गया था। कलयुग शुरू हो गया था महाभारत वॉर। हम्म। महाभारत वॉर के पीरियड में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कलयुग शुरू हो चुका है, बट हम्म। वो इफेक्ट नहीं कर पाया बिकॉज भगवान के पैर अभी भी जमीन पे है, राइट। भगवान के डिपार्चर से हिस्टोरिकल कलयुग 36 ईयर चल रहा था, और महाभारत वॉर के उसी साल में हिस्टोरिकल कलयुग शुरू हुआ है। मेक सेंस बाबू, मेक सेंस। एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है बहुत देर से, जब से आपने बुद्धिज्म के बारे में बात करी है, कि जो बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर हैं जब उसमें महाभारत मेंशन है, तो बुद्धिज्म तो क्रिश्चियनिटी से भी पहले है, तो फिर ये फंडा कहाँ से आ गया कि जो कृष्ण हैं उससे कृष्ण आए हैं? हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में और अलग अलग कितनी जगह पे इतनी तेजी से कन्वर्जन किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है जो कृष्ण है वो कृष्ण से आए हैं। तो अगर इतने क्लियर एविडेंस मेंशन है, तो आप इसको कैसे डिफीट करेंगे फिर, कि जो ये क्लेम करते हैं कि कृष्ण जो है वो कृष्ण से कृष्ण आए हैं? देखिए अभी जो हमारा टंग है ना, भगवान, उसमें भगवान ने ये नहीं दी है, हड्डी नहीं दी है जो कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। हम्म। बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है, बट एविडेंस के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे बात करना चाहिए। सो द वर्ड कृष्णा, भी क्या है कि द वर्ड कृष्णा हैज एक्चुअली नॉट कम फ्रॉम क्राइस्ट। हम्म। क्राइस्ट शब्द से कृष्णा नहीं आए, बट हम्म। ऐसे हो सकता है कि क्राइस्ट जो शब्द है वो कृष्णा से लिया गया हो, इसका पॉसिबिलिटी है, हम्म। राइट। मैं इस पे ज्यादा ले नहीं जा रहा हूँ बिकॉज अगेन ये अलग डिस्कशन हो जाएगा, बट मैं ये काउंटर कर रहा हूँ कि क्राइस्ट शब्द जो है वहां से कृष्ण आने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं। क्यों? बिकॉज क्राइस्ट आने के पहले ही, मतलब जीसस क्राइस्ट जो थे, इफ एट ऑल वो थे, उनके पहले ही, उनके पीरियड के पहले ही देयर इज रेफरेंस ऑफ द पर्सनालिटी नेम कृष्णा, वासुदेव कृष्ण। जैसे मैंने अभी जो सिक्का दिखाया था, राइट, उसमें रेफरेंस है कि जैसे एक साइड में कृष्णा, एक एक सिक्के के एक साइड में कृष्णा है, तो पास में लिखा है वासुदेवा, वासुदेव कृष्ण में। एंड कृष्ण शब्द शब्द जो है वो वेद में भी वर्णन है। वेद में अगर आप देखेंगे, देयर इज अ शब्द, देयर इज अ टेक्स्ट कॉल्ड देवकी पुत्र कृष्ण। देवकी पुत्र कृष्ण चांदोग्य उपनिषद में आता है, ठीक है। तो अभी बताइए कैसे ये शब्द, कैसे पॉसिबिलिटी है, मतलब एक व्यक्ति कैसे ये झूठ बोल सकता है कि क्राइस्ट से कृष्ण आए हैं?
मतलब उनका एजम्पशन था, देखो क्राइस्ट भी रिलीजन प्रीच कर रहा है, कृष्णा कृष्ण भी रिलीजन प्रीच कर रहा है, ये भी शेपर्ड थे, एंड कृष्णा भी गायों को संभालते थे। देखो इतने सारे सिमिलैरिटीज हैं, चलो हम्म। दोनों को मिला देते हैं, पॉसिबिलिटी है, चलो ऐसे बोलते हैं कि यहीं से ही आए हैं। वो मतलब चाइल्डिश जैसे वे आप, ऑफ लुकिंग इनटू दिस, राइट? या चाइल्डिश नहीं, कन्निंग है, बहुत कन्निंग है इसके पीछे, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है कि कैसे इसको बता के लोगों को कन्वर्ट किया जाए। ये करेक्ट, कन्वर्जन का एक मेन एक वेपन है। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू प्रभु। आई होप जो किताब पढ़ेंगे वो चीज कितनी क्लैरिटी से इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो प्रभु बात ये आती है कि महाभारत टेक्स्ट इतना बड़ा है, 1 लाख से वर्सेस हैं। तो और हम देखते हैं कि कितना यूनिवर्सिटीज को जलाया गया, और तो ये सरवाइव कैसे, उसको प्रिजर्व किया गया, कैसे उसको ट्रांसमिट किया गया। इतना बड़ा टेक्स्ट महाभारत जैसा आज भी हमारे पास अवेलेबल है, इतना पुराना, तो ये कैसे सरवाइव हुआ इतने लंबे समय तक? राइट, सो ये जनरली ये बहुत ही एक कॉमनली नोट क्वेश्चन है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि महाभारत इतना साल पुराना कैसे हो सकता हम्म। है? अभी आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझाने की जरूरत है कि देयर इज टू थिंग्स, वन इज द मैसेज एंड वन इज द बुक। अभी फॉर एग्जांपल मैं विलियम शेक्सपियर का कुछ राइटिंग्स या कोई भी उनका जो प्लेज है, ड्रामास है, मैं अभी पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं फॉर एग्जांपल एक किताब में विलियम शेक्सपियर की पब्लिश, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर का किताब है, ठीक है? तो बहुत पहले आए थे, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले, और सेंचुरीज पहले आए हैं, ठीक है? बट अभी उनका किताब प्रिंट हुआ है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि विलियम शेक्सपियर अभी आए थे 10-15 साल पहले? सो समझ द में, हाँ। पॉइंट इज कि जो मैसेज है, महाभारत का जो श्लोक है, जो मैसेज है, वो बहुत ही पुराना है। हम्म। पर जो मैन्युस्क्रिप्ट है जिसपे वो लिखा गया था, वो हार्डली 1000 साल पुराना है। क्यों? सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो करीब 1000 साल पुराना है। अभी आप सोचेंगे क्यों, व्हाई डोंट वी फाइंड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट? क्योंकि वो मटेरियल ऐसा है, मतलब पाम लीफ सरवाइव थोड़ी नहीं ना, करेंगे। मतलब 5000 साल, 3000 साल, तो पाम लीफ सर्वाइव करना नियर टू इम्पॉसिबल है, तो हम्म। कैसे प्रिजर्व करेंगे? इसको रिकॉपी किया जाता था। एक पाम लीफ को रखेंगे, अभी फॉर एग्जांपल एक पाम लीफ है, तो लेंगे एक पाम लीफ है, इसको देख के दूसरा व्यक्ति आएगा और सोचेगा चलो इसका एज खराब हो रहा है तो लेट मी रिकॉपी। और बहुत सारे ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट थे जिनके एक ही कॉपी होंगे, मल्टीपल कॉपीज नहीं होते। जो रेयर रेयर है मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उनके एक कॉपीज ही होंगे। और वैसे टेक्स्ट प्रिजर्व किए जाते थे, नालंदा, तक्षशिला वगैरह, दिस एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स जो रेयर है उनको प्रिजर्व किया जाता था। वहां पे महाभारत भी एंड अदर टेक्स्ट भी हुए होंगे, वेद भी हुए होंगे, बट इनको प्रिजर्व किया होगा। तो अभी ये कैसे हुआ कि महाभारत एंड वेद वगैरह बच गया? वो भी जला गया था वहां पे, वो भी हम्म। जलाया गया था, ये जो आक्रमणकारी आए थे बाहर से, तो इन्होंने ये पूरा ब्लाइंडली जलाया है। बट महाभारत वेद वगैरह बच गया, ये हमारे पास अवेलेबल है, बट ये अवेलेबल नहीं है, राइट? जो एंशिएंट रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स का हम रेफरेंस देते थे ना शास्त्र में कि ऐसा एक था, ऐसा एक था, बट वी डोंट नो कहाँ पे है, किसी को पता नहीं। तो इसका ये आंसर है कि जो भी टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कॉमन मैन के लिए इंपॉर्टेंट था, वो हम्म। मल्टीपल कॉपीज बनाया जाता था। इसलिए वो सरवाइव कर लाइक गया। फॉर एग्जांपल वो हम्म। एक, हाँ, वो मेजर एक एरिया पे आएंगे, उसको देखे पूरा, उन्होंने उसको देखे और एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाए थे और अपने एरिया में लेके जाएंगे। क्यों? वहां पे लोगों को प्रचार करने के लिए, वहां पे ज्ञान देने के लिए, कथा जो भी चल रहा है, तो उसके लिए रिकॉपी होता था। इसीलिए महाभारत के इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व है, और आज हमारे पास महाभारत प्रिजर्व है। नहीं तो अगर उसका एक ही कॉपी होता तो जला डालते, आज कुछ नहीं रहता। और प्रभु जी जो कॉपी सरवाइव करी हैं, जो भी प्रिजर्व करी गई हैं, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कई बार ऐसा मैंने सुना है, मैंने महाभारत अलग अलग वर्जन पढ़े नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि तो फिर डिफरेंसेस क्यों हैं? अलग अलग महाभारत के अलग अलग वर्जन्स हैं, तो ऐसा क्यों है? और जाकिर नाइक मैंने देखा है कि बहुत इसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि पहले उसका कहना है कि पहले सिर्फ इसमें 25,000 वर्सेस थे, और धीरे धीरे समय के साथ ऐड होते गए होते गए होते गए, और अभी तो 1 लाख वर्ष हो गए हैं। तो देखिए, देखिए जो जिसको ट्रेडिशन का, हिस्ट्री का कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हाफ का पर्सन है, उसका हम क्या ही बताएं। फर्स्ट ऑफ, नाउ द पॉइंट इज कि ये जो बता रहा है कि पहले 25,000 थे, एक्चुअली उसमें थोड़ा चेंज है, 24,000 बोला होगा उसने, या अगर वो गलत बोल रहा है, 25,000 नहीं है, एटलीस्ट 24,000। हम्म। इस किस बेसिस पे बता रहा है? ये भी महाभारत में ही है। पहले क्या था, व्यासदेव ने अपना जो बताया था,
पहला टेक्स्ट जो बताया था इट वाज एक्चुअली जय, जो 8,800 श्लोक का था, जय। फिर वो उनके डिसाइपल्स ने उसको एक्सपैंड किया, राइट, टू 24,000 श्लोकस। 24,000 श्लोक में उसको एक्सपैंड किया गया था, जो बन गया भारत। भारत नाम का किताब था, जय, भारत। उसके बाद और एक सेट ऑफ ऋषिज ने उनको एक्सपैंड किया था, वो बन गया था महाभारत, जो 1 लाख श्लोक का है, जो आज हमारे पास है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है 1-2 सेंचुरीज में कंप्लीट हो गया था। ऐसा नहीं है कि अब 5,000 साल पहले व्यास ने लिखा, फिर 2,000 साल के बाद किसी को दिमाग की बत्ती जली, चलो इसको भारत कर देते हैं, 24,000 श्लोक कर देते हैं। फिर और उसके बाद 2,000 साल और उसके बाद किसी को और ज्ञान आया, चलो इसको हम महाभारत कर देते हैं। ऐसा नहीं है, एक ही 2-3 जनरेशन के पीरियड में ही पूरा बन चुका है। पहले जय, भारत, महाभारत। और वो लोग ऑथेंटिक लोग थे जो इसको एक्सपैंड कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि जिसने जय को भारत किया वो तो व्यासदेव को पर्सनली जानते थे, व्यासदेव के गाइडेंस में उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अपना कुछ ओन क्रिएट करके भारत बना दिया 24,000 श्लोक का, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। सो टू से कि हाँ ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स का है, महाभारत का हिस्टोरिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैलाशियस एंड नॉनसेंसिकल आर्गुमेंट है, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, आपने जो पूछा कि इसकी डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्यों है, राइट, डिफरेंसेस। अभी कश्मीर में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है। हाँ, ये भी आपको बैकग्राउंड बताऊं कि महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट्स पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिले हैं, राइट, डिफरेंट पार्ट्स, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इनमें डिफरेंसेस क्यों है? आपको सच्ची बताऊं तो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है। हार्डली, अगर मैं इसको एक नंबर बता सकूं तो अराउंड 5% होंगे, या ज्यादा नहीं होंगे, उस नंबर के आसपास ही होंगे। और वो भी हुआ है, दे आर लाइक पोएटिक एम्बेलिशमेंट्स, कि हाँ मैं पोएटिकली कुछ चीज को और उस श्लोक को मैं और आप उसको आप, अच्छा आपकी एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी लास्ट में लाइन कट गई प्रभु, आपने क्या बोला? पोएटिक के बाद क्या बोला आपने? मैं ये बोल रहा था कि ये जो डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, राइट। तो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में देयर आर डिफरेंसेस, हार्डली अराउंड 5% के आसपास, ज्यादा नहीं। Okay? और वो भी जो डिफरेंसेस है दे आर मोर लाइक एक पोएटिक एम्बेलिशमेंट्स है, कि मैं पोएटिकली कुछ चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरह से, या वो लोकल ट्रेडिशन को मैं वहां पे थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा और उसको अच्छे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। या कुछ स्टोरीज मुझे अच्छे नहीं लगे लोकल, तो वो व्यक्ति उसको कॉपी नहीं करेगा। इसीलिए देयर आर डिफरेंसेस, इसीलिए देयर आर डिफरेंसेस, नॉट दैट द एंटायर स्टोरी लाइन सब में कॉमन है। 18 पर्व एंड कैसे आदि पर्व से लेके जो आखिर जो पर्व है, राइट, सब कुछ सेम है। थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस है उसको रख के हम बोल नहीं सकते। देखिए, एक टेक्स्ट इतने हजारों साल प्रिजर्व होके आया है, ये आप अपने आप में कैसे बहुत बोल बड़ी सकते बात हैं है। कि हाँ, इतने इतने टाइम से प्रिजर्व हो गया है, इतने सारे लोग ने उसको कॉपी बनाया है, तो डिफरेंस तो हो सकता है थोड़ा बहुत। पर तो मेजॉरिटी टेक्स्ट जो है इट इज सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। और उन्होंने जो कि आप जो डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट टच्ड द भगवद गीता। भगवद गीता अभी कुछ लोग जो देखेंगे, चलो महाभारत में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में, तो हम भगवद गीता के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। पर भगवद गीता के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि उसका जो सैंक्टिटी है, डिविनिटी है, वो हमेशा हाई रहा है, हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। इसीलिए उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। उस पर पोएटिक एम्बेलिशमेंट या कुछ ज्यादा ऐड करना, तो कुछ लोग, ये कभी हुआ नहीं है। तो मेजोरिटी महाभारत इज सेम, पॉइंट नंबर 1, राइट। और जो भी ऊपर नीचे हुआ है दे आर ड्यू टू लोकल कॉपी करने वालों ने कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया होगा, आधा चैप्टर, एक चैप्टर, 10-15 श्लोक ऊपर नीचे, इतना ही हुआ है। ज्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि ये महाभारत है और ये फॉर एग्जाम्पल महाश्रीलंका है, ऐसा नहीं है। ये महाभारत महालंका, ऐसा नहीं है। ये पूरा महाभारत ही है, ये सेम ही रहा है और हमेशा सेम ही रहेगा। माइनर डिफरेंसेस को रख के हम बोल नहीं सकते कि ये टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अगर ऐसे कोई बोल रहा है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसको हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। मैंने सुना था कि पीछे किसी ने सारे महाभारत के जो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उनको कंपाइल करके कोई एक वर्जन निकाला था कि दिस इज द मोस्ट लाइकली एंड मोस्ट परफेक्ट वर्जन, प्रोबेबल इज द राइट वर्जन। तो किसने किया था प्रभु, आपको ध्यान है क्या वो काम हुआ था और किसने किया था? ये भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च भंडारकर, हाँ। इंस्टीट्यूट है पुणे में, ठीक है।
हाँ जी, तो वो एक एडिशन लाए थे जिसका नाम है क्रिटिकल एडिशन। तो ये क्रिटिकल एडिशन जो है इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ, मतलब ये जो वेरियस डिफरेंसेस हैं, जो माइनर चेंजेस हैं अमाउंट, तो सबको एक ही जगह पे लाने के प्रयास की। तो इफ आई एम राइट 30-35 साल लग गए थे इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंपाइल करके उनको इतना एक ही जगह रिसर्च पे उन्होंने भी लाके। किया। हाँ, उन्होंने रिसर्च किया, इसके लिए बेसिकली आपको संस्कृत का अच्छा नॉलेज चाहिए, तो एरियल इज बेस्ट, उन्हें उनका कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली वैल्यूएबल है। ओके, थैंक यू प्रभु, आपने बहुत मेन मेन पॉइंट्स में इसको कवर करा और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से इसको जो है हमारे एकेडमिक्स में ऐड किया जा सकता है। आजकल ये एक बहुत, इसको नाम ही माइथोलॉजी दे दिया गया है ना, और आजकल के जो बच्चे हैं वो, उनको लगता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, या पुरानी भी क्या है, ये सब माइथोलॉजिकल बातें हैं, कहानियां हैं। और आजकल के कुछ मॉडर्न गुरुज भी ऐसे आ गए हैं, वो भी इनको कहानियां बताते हैं। वो कहते हैं कि सब किस्से कहानियां बताई गई हैं, क्योंकि जो बेवकूफ लोग हैं उनको वेदांत समझ में नहीं आते है ना, तो इसलिए किस्से कहानियां बना के उनको बात को समझाया जाता था। तो बहुत सारे गुरुज भी आजकल मार्केट में इस तरीके के आ गए हैं। तो ये जो आपने इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्च करी है, आई होप किसी तरीके से इसको एकेडमिक्स में ऐड किया जा सके, ताकि बच्चे जो हैं वो बचपन से, मतलब पूरी बुक नहीं भी तो एटलीस्ट उसका जो मेन मेन पार्ट्स हैं उसको लेके कुछ 1 या 2 चैप्टर के तरीके से उसमें ऐड किया जा सके, ताकि बच्चे इस माइंडसेट से बड़े हों कि ये हमारी हिस्ट्री है। जो भगवान श्री कृष्ण थे वो एक हिस्टोरिकल फिगर हैं, वो कोई ऐसे काल्पनिक पर्सन नहीं है, काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। तो आपको लगता है कि किसी, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट क्या रास्ता हो सकता है इसको किसी तरीके से एकेडमिक में ऐड करने का? देखिए, एकेडमिक्स में तब ऐड होगा जब ये दो पॉलिटिकल चीज है, विषयों एक की। है कि, हाँ, दो चीजें कि एक है कि पब्लिक मूवमेंट चले, कि पब्लिक हर कोई व्यक्ति अपने इतिहास को, हर कोई तो नहीं होगा बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दे हम्म एक्सेप्ट कि हाँ ये सच में हुआ है, तो ये पब्लिक मूवमेंट टाइप का शुरू हो जाए, तो उस प्रेशर में गवर्नमेंट एक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, अगर गवर्नमेंट इस पे रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहा है एंड इस पे स्कॉलर्स को लगा रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज होगा। बट एज इंडिविजुअल्स, मैं इस कोशिश में हूँ दैट आई एम नॉट फुली डिपेंडिंग किसी के ऊपर भी, गवर्नमेंट पे या किसी की ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा डिपेंड होके। आई एम डूइंग इट इंडिविजुअली विद, इसको हम निकालेंगे, हम एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स, हम अपना जो भी प्रोफेशन है उसमें तो प्रभु लगे जी, रहेंगे, आपकी आपकी बट आवाज वी कट आर डूइंग इट एज अ सर्विस। एक सेकंड प्रभु, आपकी आवाज कट रही है। लास्ट की 3 4 लाइन आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? आपने क्या बोला कि एज ए इंडिविजुअली, उसके बाद आप कुछ दोबारा बोल सकते हैं क्या? हाँ, देखिए, अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द गवर्नमेंट कि हम्म आप इस पे काम करिए, क्योंकि गवर्नमेंट के भी अपने प्रायोरिटीज होते हैं, तो उनका इलेक्शन जीतना है, तो उनको लोगों को कन्विंस करना है, या पर्टिकुलर वॉर हो या कुछ जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट करे या ना करे, गवर्नमेंट के भरोसे में बैठे रहेंगे, इट इज लाइक रेन कमिंग इन द डेजर्ट। हम्म आएगा तो अच्छी बात है, पर एज्यूम कर लो कि नहीं आएगा। तो मेरे जैसे रिसर्चर्स का ऐसा ही मन होना चाहिए, ऐसा एक माइंडसेट होना चाहिए कि हम अपना इंडिविजुअल एफर्ट्स करते ही रहें, गवर्नमेंट का मिल गया तो अच्छी बात है। सो द पॉइंट इज कि हमें एज इंडिविजुअल स्कॉलर इसको मूवमेंट बनाना है, इसको बड़ा बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो जो बिलीवर्स हैं, जो आस्था रखते हैं कृष्ण के ऊपर, गीता के ऊपर, उनको इस चीज को पहले मानना जरूरी है, राइट? मतलब प्रॉब्लम इज बहुत सारे जो आस्तिक हैं, वो भी वो भी इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो मैं जब, दे थिंक दैट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, हम खुश रहते हैं अपने चैंटिंग में, या अपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, जो धार्मिक चीजें हैं उसी में हम खुश हैं, इतिहास जान के क्या करें, राइट? हम्म। तो द पॉइंट इज कि अगर इतिहास इम्पोर्टेंट नहीं है तो हमारे शास्त्रों में इतिहास को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया? जैसे भागवतम में अगर आप देखेंगे, 12वां स्कंद जो है वो कहाँ से शुरू होता है? कलयुग के राजाओं के बारे में हिस्ट्री बताता है। वो क्यों बता रहा है? तो उसको भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ 10वां स्कंद पढ़िए फिर, और कुछ मत पढ़िए भागवत। ऐसा नहीं होता है ना, तो पूरा जो हमारा नॉलेज सिस्टम है वो कनेक्टेड है, हिस्ट्री है, कॉस्मोलॉजी, ये वो जो भी चीज है सब इसमें इंक्लूडेड है। आप सिर्फ एंड सिर्फ भक्ति, मुझे सिर्फ 10वां स्कंद चाहिए, मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसा होता नहीं है। हम एक डिस्कनेक्टेड रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हमें सब चीजों से कनेक्टेड रहना पड़ता है।
Of course, when you go to that higher state of consciousness, आपको ये सब चीजें नहीं पड़ेगी. But in our current state of consciousness, definitely it's important. It's important. क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल वृंदावन जो शहर है, आप वृंदावन गए होंगे, वृंदावन यस प्रभु। वहां पे क्या आपने नोटिस किया है कि हजारों साल पुराने आर्टिफैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं? मतलब ऑफ कोर्स कुछ स्टोन में भगवान के पैर हुए तो दे बिलीव दैट, वो तो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा. जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो जो बिल्डिंग्स है या मंदिरें हैं वगैरह, ऐसे बहुत पुराने, जैसे 2000 3000 4000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हमें नहीं मिल रहे. तो क्या आपने एज्यूम किया या गेस किया कि क्यों ऐसे है? नहीं. क्यों नहीं है? बिकॉज वहाँ पे इन्वेजन बहुत ही ज्यादा हुआ था. वृंदावन जो ऐसा शहर है, वहाँ पे बहुत बार इन्वेजन हुआ है, बहुत बार. मतलब ये जो फॉरेन से बार बार आते उसको थे तोड़ा invaders, गया. वो हाँ हाँ, बार बार उसको तोड़ा गया, लोगों को मार दिया गया. जो भी वहाँ पे थे, हजारों के तादाद में लोग मारे गए थे, ब्राह्मण मारे गए थे, जो भगवान की वर्शिप कर रहे हैं उनको मारा दिया गया था. हमारे जो 6 गोस्वामीज हैं, उनमें से एक गोस्वामी जो है प्रोमिनेंट, श्रीला रूप गोस्वामी, उन्होंने जो मंदिर बनवाया था, राइट, वो भी तोड़ दिया गया था. गोविंद देव औरंगजेब जी ने का उसको मंदिर. तोड़ दिया. गोविंद देव के मंदिर को तोड़ दिया गया था. तो आप देखिए कितने सारे अट्रॉसिटीज हुए. तो आप इस चीज को सीखेंगे नहीं तो आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि ये चीज कभी भी हो सकता है और ये रिपीट भी हो सकता है. तो इतिहास एक बहुत ही बड़ा टीचर भी है कि पास्ट में ऐसा हुआ है और ये फ्यूचर में रिपीट हो सकता है. तो आई हैव टू बी केयरफुल. करेक्ट. सो इतिहास एक बहुत बड़ा टीचर भी है. तो मेरा ये पॉइंट है कि ये सब चीजें पहले आस्तिक लोगों को जाना जरूरी है, और when it becomes stronger among them, then they support researchers. हम लोग इसमें और ज्यादा काम करें, आर्किटेक्चर पे काम करें एंड हिस्ट्री पे काम करें, और ज्यादा पोस्ट लेके हैं, बच्चों को ये चीज सिखाएं, and then it becomes bigger and bigger and bigger, and ultimately the government will be forced to take action. करेक्ट प्रभु. तो हम अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों के बीच में बताया जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है. लोग एंथुजियास्टिक होंगे तो रिसर्चर्स भी और ज्यादा एंथुजियास्टिक होंगे, और वहां से कहीं ना कहीं रिसर्च को जो है आगे बल मिलेगा. यस प्रभु, थैंक यू सो मच. मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बुक पढ़ने के लिए. तो अगर कोई बुक लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है प्रभु? कोई अगर इंडिया में है या यूएस में, किस तरीके से बुक्स अवेलेबल हैं? इंडिया में तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आप अमेजोन पे जाइए, वहाँ पे अवेलेबल है. किताब का नाम है महाभारत मिथोलॉजी हिस्ट्री. और ऑफ कोर्स हम इसमें लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कि अमेजोन इंडिया से कोई खरीदना चाहता है तो वहाँ से ले सकता है. बट अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो हमारा वेबसाइट है historica.org. वहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं. HISTORIKA historica. वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा. हाँ जी, तो उस वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हैं. वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा परचेस. ठीक है. और प्रभु जी, आप ट्रेवल भी करते हैं क्या? अगर आपको कोई इनवाइट करे कहीं पे सेमिनार देने के लिए या क्लास देने के लिए या कुछ भी इस तरीके डिबेट के लिए मे बी, और इस तरह की चीजों के लिए? या आई ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया. मैं बाहर नहीं जाता हूँ. अच्छा. ट्रैवलिंग एंड जैसे मेरे जो रिसर्च सेमिनार्स हैं ऑन हिस्ट्री, सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, डिस्कशन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, तो उसमें बुलाया जाता है. आई डू ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया. सो इफ एनीबॉडी इज ईगर कि वहाँ पे यंगस्टर्स को या डिवोटीज को या वहाँ के जो बच्चों को प्रॉपर इतिहास सिखाया जाए, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट द सर्विस. तो कोई भी संपर्क करना चाहता है, ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया है. तो थैंक यू सो मच प्रभु. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बुक पढ़ने के लिए, और मैं बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा. और आप सबसे भी प्रार्थना है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि हम सबको साथ में मिलके उसमें बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है. गवर्नमेंट जो है जनरली इंटरेस्टेड होती है कि उनको किस तरह से वोट मिल जाए, तो वहीं पे उनका पूरा फोकस रहता है. लेकिन हम सब के लिए, हम हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों में, आने वाली जनरेशन में कन्विक्शन आए कि जिनके बारे में वो पढ़ रहे हैं वो सब सच है. अगर उनके दिमाग में जब तक डाउट रहेगा, जब तक कन्विक्शन नहीं रहेगा, तो वो बातें जो है, जब तक उनको यही नहीं पता कि वो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो सच भी है नहीं है, तो वो बातें जो है वो भी कहीं ना कहीं फिशी रहेंगी, दिमाग में अच्छे से रजिस्टर नहीं होंगी. लेकिन जब हमें कन्विक्शन होगा कि सच में भगवान कृष्ण जो थे वो इस धरती पर थे, सच में सब चीजें हुई थी, तो उसके बाद उस कन्विक्शन के साथ जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं
तो दिमाग पे उसका अलग लेवल का कन्विक्शन होता है। तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मैसेज को स्प्रेड किया जाए। प्रभु जी ने इतनी मेहनत करी, 5 साल का रिसर्च दिया, अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ के, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आप जो है बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, गिफ्ट की जगह कोशिश कीजिए कि जो ऐसी किताबें हैं जनरली वो आप गिफ्ट कीजिए, ताकि जो है हर तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच प्रभु, मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करने के बाद, और हम लोग शायद फिर से बात करेंगे और देखते हैं कि आगे हम कैसे इस चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने अपना टाइम लिया, थैंक बहुत यू सो बहुत मच। आभारी हूँ मैं आपका। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।